A very good morning to all of you, all the students and all the viewers who have joined this online class. I warmly welcome to all of you. I am Renu Gupta, lecturer from SCRT UP लखनऊ। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उसका एक टॉपिक है विद्यालय प्रबंध समिति, जैसे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या संक्षेप में एसएमसी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में मैं आज विस्तार पूर्वक बात करूंगी। आज इस क्लास में मैं विद्यालय प्रबंध समिति क्या होती है, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन क्यों किया गया है, विद्यालय प्रबंध समिति के गठन संबंधी प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं, विद्यालय प्रबंध समिति के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं और साथ ही इसके कौन-कौन से सदस्य होते हैं, इन सभी पहलुओं पर, इन सभी बिंदुओं पर हम विचार व्यक्त करेंगे। इससे पहले की प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी लोगों को विद्यालय प्रबंधन के बारे में बताया था। प्रबंधन जो है किसी भी विद्यालय की वह शक्ति है जिस पर विद्यालय की संपूर्ण प्रगति निर्भर करती है। जिस विद्यालय में प्रबंधन जितना अच्छा होता है, वह विद्यालय अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को और अपने शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने में उतना ही सफल होता है। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा हम विद्यालय संबंधी गतिविधियों को, विद्यालय संबंधी क्रियाकलापों को सुचारू रूप से नियोजित एवं संचालित करते हैं। साथ ही विद्यालय में एक ऐसे वातावरण का, एक ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास संभव हो सके, विद्यार्थियों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ ही साथ विद्यालय में अध्ययन एवं अध्यापन का एक माहौल बनाया जाए। प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय संचालन के लिए एक प्रबंधन समिति होती है जिसे हम मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, और ये मैनेजमेंट कमेटी वित्तीय संबंधी समस्याओं की जानकारी रखते हैं और वित्तीय समाधान प्रस्तुत करते हैं। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के द्वारा किए गए प्रयासों को नियोजित, समन्वित एवं मूल्यांकित किया जाता है। ये तो बात हो गई विद्यालय प्रबंधन की कि विद्यालय प्रबंधन क्या होता है। आज हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, और विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर जाना पड़ेगा, जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में आया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में सुधार लाना, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई में सुधार लाना सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य था। इस अभियान के तहत ये कहा गया कि जो भी बजट सरकार द्वारा विद्यालय को प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसे विद्यालय में किस प्रकार से खर्च करना है, इसका निर्धारण करने के लिए एक समिति का होना अनिवार्य है। उसके बाद 2009 में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नाम से जानते हैं, बना, जिसे 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की धारा 21 में ये कहा गया कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में, जहां पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की सभी कक्षाएं संचालित की जाती है, वहां पर विद्यालय प्रबंध समिति का होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 28 जून 2011 को
एक शासनादेश लाया गया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय को, गैर अनुदानित विद्यालय को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय को सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय प्रबंध समिति का निर्माण करना या गठन करना अनिवार्य है। विद्यालय प्रबंध समिति जो है शिक्षकों और अभिभावकों का एक साझा मंच है। माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि वह विद्यालय प्रबंधन में अपनी सक्रिय भूमिका दे, विद्यालय से संबंधित निर्णयों में अपना योगदान दे तथा विद्यालय विकास में अपनी सक्रिय भूमिका दे सके। इसलिए विद्यालय प्रबंध समिति का होना बहुत अनिवार्य है। ये बात हो गई विद्यालय प्रबंध समिति क्या होती है। आगे हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के बारे में। विद्यालय प्रबंध समिति को मुख्यतः दो भागों में हम विभाजित करते हैं, जिसे कि हम साधारण सभा या आम सभा के नाम से जानते हैं, और दूसरा है कार्यकारिणी समिति या कार्यकारिणी परिषद के नाम से हम जिसे जानते हैं। यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है साधारण सभा या आम सभा और दूसरा है कार्यकारिणी परिषद या कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा के अंतर्गत सभी अभिभावक, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के सभी अभिभावक, माता पिता एवं अभिभावक इस आम सभा के सदस्य होंगे। दूसरा, विद्यालय में अध्यापन कार्य करने वाले सभी शिक्षकगण इस विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य होंगे। तीसरा है कि स्थानीय स्तर के जाने माने एवं प्रमुख लोग जैसे सरपंच, ग्राम प्रधान, पार्षद, एमएलए इस समिति के, इस सभा का सदस्य होंगे। और तीसरा है या चौथा है बीईओ द्वारा नामित, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित 3 शिक्षाविद, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, वह भी इस सभा के सदस्य होंगे। मैंने इस तरह इसको समझाया भी है। ये हो गया साधारण सभा, जिसमें सभी अभिभावकगण, सभी शिक्षक, स्थानीय स्तर के प्रमुख लोग जिसमें सरपंच आ गया, पार्षद आ गया, एमएलए और ग्राम प्रधान, और चौथा है बीईओ द्वारा नामित 3 शिक्षाविद इसके विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य होंगे। क्योंकि आम सभा में सदस्यों की जो संख्या होती है असीमित होती है, क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता इसमें सम्मिलित होते हैं। ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों का विद्यालय प्रबंधन देख पाना काफी मुश्किल होगा और विद्यालय के संबंधी कार्यकलापों को वह सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम आम सभा के कुछ सदस्यों को लेकर कार्यकारिणी परिषद का गठन करते हैं या कार्यकारिणी समिति का गठन करते हैं। यानी कि आम सभा के कुछ सदस्यों को लेकर कार्यकारिणी समिति या कार्यकारिणी परिषद बनाई जाती है। कार्यकारिणी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 11 अभिभावक होते हैं जो कि आम सभा द्वारा ही चयनित किए जाते हैं। आम सभा के सदस्यों द्वारा जिन अभिभावकों को 11 अभिभावकों का चयन करके कार्यकारिणी परिषद और कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाता है, और 4 नामित सदस्य होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 15 सदस्य हो गए, 11 अभिभावक और 4 नामित सदस्य। समिति में कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी होना आवश्यक है। यानी कि 15 में से 50% अगर हम उसका करते हैं तो 8 महिलाओं का समिति में होना अनिवार्य है। समिति के जो 4 सदस्य होते हैं उसमें जो पहला है स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई भी नामित सदस्य इस समिति इस परिषद का सदस्य होगा। दूसरा, उस क्षेत्र की सहायक नर्स या एएनएम, जैसे हम मिडवाइफ के नाम से भी जानते हैं,
वह इस समिति की सदस्य होगी। तीसरा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक लेखपाल इस समिति का सदस्य होगा। और चौथा, विद्यालय का प्रधानाध्यापक जो कि समिति का पदेन सचिव होगा, वह भी इस समिति का सदस्य होगा। यदि विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है तो वरिष्ठ शिक्षक जो होगा उस विद्यालय का, वह इस समिति का सदस्य होगा और पदेन सचिव होगा। मैंने इसे एक डायग्राम के द्वारा आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए इसलिए एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आप लोग समझ सकते हैं। इसमें मैंने दोनों विद्यालय प्रबंध समिति को दो भागों में डिवाइड किया है, साधारण सभा और जिसे आम सभा भी के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा है कार्यकारिणी परिषद या कार्यकारिणी समिति। आम सभा के अंतर्गत सभी अभिभावक, सभी शिक्षक, स्थानीय स्तर के जाने माने लोग और बीईओ द्वारा नामित 3 शिक्षाविद इस आम सभा के सदस्य होंगे। और साधारण कार्यकारिणी समिति में की संख्या जो होती है कुल 15 संख्या होती है, जिसमें 11 अभिभावक इसके सदस्य होते हैं जो आम सभा द्वारा ही चयनित किए जाते हैं, और 4 नामित सदस्य होते हैं, जिसमें पहला है स्थानीय स्तर के स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य, दूसरा है सहायक नर्स या मिडवाइफ, तीसरा है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित लेखपाल, और चौथा है विद्यालय का प्रधानाध्यापक यानी कि जो कि पदेन सचिव होता है। विद्यालय प्रबंध समिति में जो ये 11 अभिभावक होंगे उनमें से एक एक अभिभावक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या कमजोर वर्ग के बालकों के माता पिता इसके सदस्य होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के 11 सदस्यों की आपसी सहमति के बाद जब चुनाव होने के उपरांत उन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा, जो कि विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। और इसके साथ ही साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं एसएमसी के बैठकों के बारे में कि एसएमसी की बैठक कब कब संचालित की जाती है। सबसे पहले आता है आम सभा। आम सभा की जो बैठक के बारे में बात करेंगे कि वर्ष में आम सभा की 3 बैठकों का होना जरूरी है। आम सभा की 3 बैठकों में जो सबसे पहली बैठक होगी वो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के 15 दिन के भीतर कराई जाएगी, जब कार्यकारिणी परिषद का गठन कर लिया जाता है। दूसरी बैठक जो होगी वो शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के अवसर पर की जाएगी, और तीसरी बैठक जो है आम सभा की वो शैक्षिक सत्र समाप्त होने के उपरांत या परीक्षा परिणाम जिस दिन घोषित किया जाएगा उस दिन ये तीसरी बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार मैंने बताया कि आप लोग को आम सभा की 3 बैठक, किसी भी शैक्षिक सत्र में 3 बैठकों का होना अनिवार्य है। अब आता है कार्यकारिणी परिषद की जो बैठक के बारे में हम बात करते हैं कि कार्यकारिणी परिषद की जो बैठक होगी वो प्रत्येक माह में एक बार होना अनिवार्य है, यानी कि हर महीने एक बार कार्यकारिणी परिषद या कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी। बैठक की सूचना सभी कार्यकारिणी सदस्यों को 4 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है, और अति आवश्यक बैठक की सूचना कम से कम 2 दिन पूर्व देना सभी सदस्यों को आवश्यक है। बैठक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में रखी जाएगी, और यदि विद्यालय में परिसर की कमी है, यदि विद्यालय में स्थान की कमी है तो ऐसी स्थिति में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। बैठक की तिथि और समय यानी कि दिन और टाइम निश्चित हो जाने पर इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि सभी सदस्य इसमें अपनी पूर्ण रूप से सहभागिता दे सके। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के गठन हेतु जो भी आयोजित बैठक है उसके उद्देश्यों को सभी सदस्यों को बताना जरूरी है। इसके साथ ही साथ
बैठक में कोरम का होना यानी कि गणपूर्ति का होना बहुत आवश्यक है। गणपूर्ति यानी मिनिमम सदस्यों की संख्या यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक बैठक में अवश्य रूप से उपस्थित होने चाहिए, नहीं तो बैठक को स्थगित 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस प्रकार मैंने बताया कि विद्यालय। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रबंध समिति की बैठकों के बारे में बताया। आगे हम बात करेंगे बैठक के एजेंडे के बारे में कि बैठक में किन बिंदुओं पर बात की जाएगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति की जो प्रत्येक माह में बैठक एक बार होना अनिवार्य है, जैसा मैंने आपको बताया, और उस बैठक में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इसको जान लेते हैं। विद्यालय में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की उपस्थिति के संबंध में चर्चा की जाएगी कि विद्यालय में जो शिक्षकगण हैं, शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक सही समय से विद्यालय में प्रत्येक दिन उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं, ये चर्चा का एक बिंदु होगा। छात्र छात्राओं की उपस्थिति की भी समीक्षा की जाएगी और छात्र छात्राओं की यदि 60% से उपस्थिति कम होती है तो उनके अभिभावकों के साथ अलग से बैठक की जाएगी और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्वेटर समय से उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि नहीं, यह भी चर्चा का एक बिंदु होगा। इसके साथ ही साथ हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित जो भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनके नामांकन और विशेष प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है, इसकी समीक्षा की जाएगी। और इस बैठक में जो बालिकाएं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं यानी कि स्पेशल नीड जो चाइल्ड है, उन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बिंदु पर भी चर्चा हम करेंगे। इसके साथ ही साथ मिड डे मील में जो मेन्यू डिसाइड किया गया है, उस मेन्यू के अनुसार बच्चों को प्रत्येक दिन खाना मिल रहा है कि नहीं, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ ही साथ विद्यालय में जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, उनके रेमेडियल टीचिंग की क्या व्यवस्था है, इस बिंदु पर भी विचार किया जाएगा। विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं, और इसके साथ ही साथ ये पुस्तकें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है कि नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और इसी प्रकार खेलकूद की क्या व्यवस्था है विद्यालय में, और खेलकूद सामग्री की बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा। पाठ योजना के अनुसार, लेसन प्लान के अनुसार प्रत्येक कक्षा में शिक्षण कार्य संपन्न हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इस पर भी विचार व्यक्त किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ विद्यालय में जो स्थूल संसाधन है, एक जरूरी संसाधन है, वो उपलब्ध है कि नहीं, जैसे ब्लैक बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, पेयजल की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, विद्यालय भवन किस हालत में है, और बालक और बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था है कि नहीं, इस सभी बिंदुओं पर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंध समिति के प्रमुख कार्यों के बारे में कि विद्यालय प्रबंध समिति के कौन-कौन से प्रमुख कार्य होते हैं, जिसमें पहला कार्य है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं का 100% नामांकन एवं नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करना, यानी कि उस एरिया के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाएं विद्यालय में आए, उनका नामांकन हो, वो एनरोल्ड हो और उनकी नियमित रूप से वह उपस्थित हो। इस बात की देखरेख करना विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य है। ये सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षकगण, सभी छात्रगण, सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशक विद्यालय में नियमित रूप से और समय से विद्यालय आ रहे हैं कि नहीं, इस बात की देखरेख करना भी विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य है। अगला जो प्रमुख कार्य वो है
कि विद्यालय से बाहर के बच्चों का उनकी आयु संगत कक्षा में नामांकन कराना और ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और इसकी गुणवत्ता की देखरेख करना। जो भी विद्यालय से बाहर के बच्चे हैं, जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें क्लास में एडमिशन दिया जा रहा है कि नहीं, और यदि वो उस क्लास के कैपेबल नहीं है, उस क्लास में पढ़ने के लिए उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन्हें उसी क्लास में प्रवेश दिया जाए, इस हेतु उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और इसकी गुणवत्ता की देखरेख करना विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य है। बच्चों को बिना भेदभाव के और भय के शिक्षा का अधिकार न मिलने पर स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करना। जो भी वहाँ का स्थानीय प्राधिकारी है, जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी है, वहाँ का बीईओ है, उन्हें यह बताना कि बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिल रही है कि नहीं, इसकी भी देखरेख करना, इस बात की जानकारी रखना विद्यालय प्रबंध समिति के प्रमुख कार्य हैं। निःशक्त बच्चों का नामांकन कराना और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक इनकी सुविधाओं और भागीदारी की देखरेख करना। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क आया, उसमें एक समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से अपंग है, इन सभी बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षा देकर हम उन्हें समाज में बेहतर तरीके से समायोजित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रबंध समिति का यह प्रमुख कार्य है कि वह निःशक्त बच्चों का भी नामांकन सुनिश्चित कराए और उनकी शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उनकी सुविधाएं और भागीदारी की देखरेख करना विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य है। मध्याह्न भोजन की नियमितता और गुणवत्ता की ध्यान रखना। जो भी मिड डे मील जो बच्चों को प्रोवाइड करा जा रहा है, उसकी एक गुणवत्ता है, उसमें गुणवत्तापूर्ण मतलब एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला जो पोषक तत्वों से युक्त भोजन बच्चों को मिल रहा है कि नहीं, इस बात की देखरेख करना भी विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य है। बच्चों के अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में आसपास के लोगों को बताना और उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है कि बच्चों के ये अधिकार है और ये शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, इस अधिनियम के बारे में सभी लोगों को जानकारी देना और विद्यालय में अधिनियम के मानक के अनुसार सभी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, इस बात की देखरेख करना विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य है। विद्यालय को मिलने वाले अनुदान का सही तरीके से उपयोग करना और इसकी देखरेख करना, साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति को मिलने वाली धनराशि का अलग से हिसाब किताब रखना वे विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही साथ विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और पंदेन सचिव के हस्ताक्षरों से संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा संयुक्त खाते का संचालन हो रहा है कि नहीं, इसके साथ ही साथ स्कूल ग्रांट, मेंटेनेंस ग्रांट, निर्माण कार्य और यूनिफॉर्म और अन्य कार्यों पर व्यय विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के नियमों के अनुसार किया जा रहा है कि नहीं, इस बात की देखरेख करना विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य है। और लास्ट में 3 साल के लिए विद्यालय विकास योजना बनाना और इस योजना को अध्यक्ष और पदेन सचिव के हस्ताक्षर के साथ संबंधित प्राधिकारी के सामने प्रेषित करना भी विद्यालय प्रबंध समिति का प्रमुख कार्य है। मैंने यहाँ पर एक शब्द यूज किया, विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना क्या होती है? विद्यालय विकास योजना किसी भी विद्यालय का वह दस्तावेज है, वह एक दस्तावेज है जो प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से बनाया जाता है। विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 3 सत्र में आने वाली चुनौतियों और आवश्यकताओं का एक पूर्वानुमान लगाया जाता है और इसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष की एक उप योजना बनाई जाती है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की सहभागिता और सहमति से विद्यालय की आवश्यकताओं का आकलन कर दीर्घकालीन और वार्षिक योजना बनाकर
स्वीकृति हेतु स्थानीय प्राधिकारी को भेजा जाता है। इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को विद्यालय प्रबंध समिति के प्रमुख कार्यों के बारे में समझाया। मैंने एक शब्द यूज किया था स्टार्टिंग में, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे कि वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अब विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी। अब हम आते हैं आज के असाइनमेंट के ऊपर कि आज का जो असाइनमेंट है आप लोग चाहे तो उसे नोट भी कर सकते हैं कि विद्यालय प्रबंध समिति क्या होती है और विद्यालय प्रबंध समिति के प्रमुख कार्यों के बारे में आप लिखिए और इसे लिखकर अपने डाइट्स में, अपने शिक्षण संस्थाओं में सबमिट कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।